बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 12th बायो एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। और इस लेक्चर में हम जो शेष परिभाषाएँ बची थी उनके बारे में चर्चा या अध्ययन करने वाले हैं। तो 15 परिभाषाएँ मैंने पिछले लेक्चर में बता दी थी। इसके बाद जो हमारी 10 परिभाषाएँ बचती हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 16वें नंबर की जो परिभाषा है वो मैं बात कर रहा हूँ रोग चक्र के बारे में। किसके बारे में? रोग चक्र के बारे में। रोग चक्र यानी कि डिजीज साइकिल। किसी भी रोग का क्या साइकिल होती है, क्या चक्र होता है, कैसे स्टार्ट होगा, कैसे उसका प्रचुरण जो काल होता है या जो उसके लक्षण प्रकट होते हैं या संक्रमण काल कहते हैं उस टाइम तक, फिर उसके बाद उसके उत्थान तक, यहाँ तक कि जो पूरी लाइफ साइकिल होती है एक पैथोजन की, उसके बारे में बात करते हैं। तो रोग चक्र क्या है, यानी कि रोग स्टार्ट होगा कब, अपनी चरम स्थिति पर होगा और कब डाउन चला जाएगा। तो इसके बारे में देखिए परिभाषा क्या है रोग चक्र की, कि पौधों के रोग विकास में, जब भी पौधे में कोई रोग लगेगा तो उसका विकास होगा। तो पौधों के रोग विकास में शामिल घटनाओं का क्रम, जो भी घटनाएं उसमें घटित होंगी। जैसे सबसे पहले पत्ती पर लगा तो पत्ती की जो भी लक्षण पत्ती पर नजर आएंगे वो नजर आएंगे। जैसे पीली पड़ेगी तो पीला पड़ना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे तने पर फैलेगा, सभी पत्तियों पर फैलेगा। तो यहाँ क्या होगा, पौधों के रोग विकास में शामिल घटनाओं का क्रम, कि रोग जैसे जैसे बढ़ रहा है उसमें कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं। तो घटनाओं का क्रम जिसमें रोगजनक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं। अब देखिए रोग फैलेगा तो रोगजनक भी वहां पर क्या करेगा, अपना विकास करेगा। हमने बात की 2 परिभाषाओं की, अतिवर्धन और अतिवृद्धि, है ना। अब याद आ गई होगी चीज। तो पौधों के रोग विकास में शामिल घटनाओं का क्रम जिसमें रोगजनक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं भी शामिल हैं और परपोषी पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव शामिल है। 2 चीजें शामिल है इसमें। कौन कौन सी? के पौधों के रोग विकास में शामिल घटनाओं का क्रम जिसमें एक तो रोगजनक के विकास की घटनाएं, एक तो क्या है कि रोगजनक के विकास की जो भी अवस्थाएं होंगी, जो भी जैसे लार्वा अवस्था होती है, प्यूपा अवस्था होती है, बहुत सारी अवस्थाएं होती है, वयस्क अवस्था, वृद्ध अवस्था, और परपोषी पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव, परपोषी पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव। तो 2 चीजें इसमें मेन शामिल है। एक तो रोगजनक का विकास उस पौधे पर पहुंचने के बाद किस प्रकार से होता है उसका अध्ययन करना है रोग चक्र में, और दूसरा उस पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 2 चीजों का अध्ययन करना है। सबसे पहले तो रोगजनक जो है जिसके कारण रोग उत्पन्न हो रहा है उस रोगजनक का विकास कैसे होगा, और दूसरा क्या है कि उस पौधे पर प्रभाव क्या पड़ने वाला है। तो 2 चीजों का अध्ययन, 2 चीजों की घटनाओं का अध्ययन करना या इसके क्रम का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, रोग चक्र कहलाएगा। मेरे ख्याल से सिंपल सी परिभाषा है। 2 चीजें याद रखनी है कि इसके अंतर्गत किन घटनाओं को शामिल किया गया है। तो रोगजनक का विकास किस प्रकार से होगा और दूसरा क्या है, परपोषी पर पड़ने वाला विपरीत प्रभाव। एम आई क्लियर? इसके बाद हम लेते हैं 17वें नंबर की जो परिभाषा है वो है एकांतर पोषी। एकांतर पोषी, एकांतर को कहते हैं अल्टरनेट, और पोषी को मैंने बता चुका हूं होस्ट कहते हैं, होस्ट। तो एकांतर पोषी मतलब अल्टरनेट होस्ट। एकांतर का मतलब होता है एकांतर, एक का अंतर। एकांतर का मतलब क्या है, एक का अंतर। तो देखिए परिभाषा में भी 2 अलग अलग प्राणी या पौधे होंगे। एक का अंतर यानी ये एक के बाद एक। 2 अलग अलग जातियों के परपोषी पौधों में से, आगे ना भाई बात, 2 अलग अलग जातियों के परपोषी पौधों में से 2 अलग अलग जातियों के पौधे हैं और दोनों ही कैसे हैं, परपोषी हैं। मतलब इन दोनों पौधों पर कोई ना कोई परजीवी होगा। इन दोनों ही पौधों पर, जैसे कि मैं यहाँ पर 2 पौधे लेता हूँ, जो मैंने 2 पौधे ले लिए हैं। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि 2 अलग अलग जातियों, मान लो ये जाति नंबर ए है और ये जो पौधा है उसकी जाति नंबर बी है। तो 2 अलग अलग जातियों के परपोषी पौधों में से वह एक पौधा, इन दोनों में से वह एक पौधा जो कुछ कवकों का जीवन चक्र पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं या आवश्यक होता है। इन दोनों में से वो पौधा है जिसके बिना उस कवक का जीवन चक्र कंप्लीट नहीं होगा, जिसके बिना उस कवक का जीवन चक्र कंप्लीट नहीं होगा। तो उस पौधे को हम क्या कहेंगे, एकांतर पोषी। दोबारा से देखिएगा कि 2 अलग अलग जातियों के परपोषी पौधों में से वह एक पौधा, 2 अलग अलग जातियां, 2 पौधे हैं हमारे पास अलग अलग जातियों के, तो कुछ कवकों का जीवन चक्र पूरा करने के लिए वो अति आवश्यक है। मतलब मान लो यहाँ पर कवक आ रहा है, कवक को मैं लिख रहा हूँ F से, फंजाई। कवक को किस अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फंजाई। तो मैंने F से रिप्रेजेंट किया है इसको। तो फंजाई को ये पौधा भी चाहिए और ये पौधा भी चाहिए, लेकिन अगर ए पौधे पर वो जिंदा रहेगा, सुनिएगा ध्यान से, ए पौधे पर जिंदा रहा, उसके बाद की जो उसकी अवस्था होगी उस कवक की, उसके लिए बी पौधा ही जरूरी है, चाहिए। ए पौधे पर जिंदा रह सकता है, लेकिन उसके बाद उसके विकास की अगली जो चरण होगा, अगली अवस्था जो होगी, उस अवस्था के लिए उसको बी पौधा चाहिए ही होगा। अगर ये नहीं मिलेगा तो अपना जीवन चक्र कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ पर एकांतर पोषी किसे कहेंगे, पौधे नंबर बी को एकांतर पोषी
कहेंगे, क्योंकि पहले उसके विकास की अवस्था ए पौधे पर कंप्लीट हो सकती थी, लेकिन जैसे ही उसको बी पौधा नहीं मिलेगा तो वो वहां पर मर जाएगा। तो जैसे कि पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई कवक हेतु बारबरी झाड़ी की बहुत आवश्यकता होती है, इसके बिना ये अपना जीवन चक्र कंप्लीट नहीं कर पाएगा। जैसे कि मेंढक के लार्वा को टेडपोल कहते हैं, मेंढक के लार्वा को टेडपोल कहते हैं। अगर उसके पानी में आयोडीन की कमी हो जाए तो उसकी थायराइड ग्रंथि क्या करेगी, काम करना बंद कर देगी और वो वयस्क मेंढक में कभी नहीं बदल पाएगा। क्या चाहिए था, आयोडीन। क्या चाहिए था, आयोडीन। तो वहां पर टेडपोल जो लार्वा था मेंढक का, उसके लिए आयोडीन चाहिए था। उसी प्रकार से यहाँ पर ये बी पौधा इसके लिए चाहिए था, बी पौधा चाहिए था। एग्जाम्पल के रूप में क्या है, पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई जो एक कवक है, गेहूं में रोग उत्पन्न करता है, तो पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई जो कवक है उसके लिए बारबरी झाड़ी बहुत आवश्यक है। बारबरी झाड़ी किसके लिए आवश्यक है, पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई कवक के लिए। ये कौन है, कवक है। क्लियर हो गई होगी बात। इसी प्रकार से मैं अब अगली परिभाषा लेता हूं, पैथोवार। पैथोवार शॉर्ट फॉर्म में अगर कहीं पर पी और वी लिखा हुआ मिल जाए तो उसके लिए मतलब क्या है, उसका मतलब है पैथोवार। देखिए क्या है कि जीवाणु की रोगजनक जाति का एक उपविभाजन है। सबसे पहली बात तो क्या है कि पैथोवार एक जीवाणु की कोई भी जाति हो सकती है। जैसे कि मैंने लिए यहाँ पर जाति क्या होगी, एक्सोनोपोडिस। ये जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस में ये वंशउदा है। जेंथोमोनास क्या होता है, वंशउदा है। याद होगा कैरोलस नीलियस के अनुसार द्विनाम पद्धति दी थी, जो पहला नाम होता है वो वंश का और दूसरा नाम होता है जाति का। तो हम क्या कह रहे हैं कि जीवाणु की रोगजनक जाति का एक उपविभाजन, मतलब इसको भी और डिवाइड किया गया है। उपविभाजन जो केवल पौधे की एक निश्चित जाति या वंश को ही संक्रमित कर सकता है। मतलब ये ऐसा, जैसे यहाँ पर पैथोवार क्या है, सिट्राई। पैथोवार क्या है, सिट्राई। ये तो वंश है, ये जाति है। यहाँ पर पैथोवार कौन है, सिट्राई। यहाँ पर पैथोवार कौन हो गया, सिट्राई। तो मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा सुनिएगा कि जीवाणु की रोगजनक जाति, ये पूरी क्या है, एक रोगजनक जाति है, वंश और जाति। तो जाति का एक उपविभाजन, जाति को ही और आगे डिवाइड किया गया है। तो वंश, वंश के साथ जाति, और जाति का क्या कर दिया, उपविभाजन कर दिया, जो केवल पौधे की एक निश्चित जाति को ही। अब देखो जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस जो है वो कई पौधों को संक्रमित कर सकता है, लेकिन मैंने क्या लगा दिया आगे, पैथोवार सिट्राई, मतलब यह केवल सिट्रस को ही संक्रमित कर सकता है। तो ये क्या हो गया, एक पैथोवार हो गया जो उसी जाति पर इफेक्ट करेगा। मतलब मैं जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस को 10 पौधों पर पटकूंगा, तो मान लिया हमने कि 10 पौधों को संक्रमित कर दिया। 10 अलग अलग जाति के पौधों की बात कर रहा हूँ, 10 अलग अलग जाति के पौधों पर पटका डाला तो 10 अलग अलग जातियों के पौधे बीमार हो गए, उनमें कोई ना कोई लक्षण दिखे। लेकिन अगर मैं जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्राई का अगर यूज करूंगा 10 अलग अलग प्रजाति के पौधों पर, तो अब ये केवल क्या, किसको, सिट्रस प्रजाति के जो पौधे हैं, जैसे नींबू वगैरह है ना, जैसे नींबू वगैरह है, तो उस सिट्रस प्रजाति को ही संक्रमित करेंगे। बाकी 9 जो पौधे हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका पड़ा था, लेकिन जैसे ही पैथोवार सिट्राई लगाया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सिट्रस को ही प्रभावित कर सकता है। तो जाति का विभाजन जो पौधे की एक निश्चित जाति या वंश को ही संक्रमित कर सकता है, क्या कहलाएगा, पैथोवार। तो ये तीनों परिभाषाएं बहुत अच्छी हैं। दोबारा देखिएगा रोग चक्र क्या है कि इसमें 2 चीजें शामिल हैं कि पौधे के रोग विकास में, जब पौधे पर रोग लगा तो उसमें शामिल घटनाओं का क्रम, जिसमें एक तो रोगजनक का विकास की अवस्थाएं पड़ते हैं और दूसरा परपोषी पर पड़ने वाले प्रभाव शामिल होती है इसमें। दूसरा एकांतरपोषी, हमने 2 पौधे लिए, इनमें से वो पौधा जिसके बिना कोई भी कवक अपना जीवन चक्र कंप्लीट नहीं कर पाता, उसको क्या कहेंगे, हम उसको एकांतरपोषी कहेंगे। और पैथोवार क्या है, या किसी भी जो हमारे पास जीवाणु वगैरह है उसकी जाति का ही एक उपविभाजन किया गया है, जो केवल उसी किसी एक प्रजाति पर ही या उसकी एक निश्चित जाति पर ही अपना इफेक्ट या अपना प्रभाव दर्शाता है। तो इसको क्या कहेंगे हम, पैथोवार। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, पैथोवार क्या है, सिट्राई। तो ये सिट्राई का मतलब क्या है, ये केवल सिट्रस जो जाति है, नींबू वंश है, उसको ही इफेक्ट कर सकता है। अब सिट्रस में जैसे कि नींबू आ गया, माल्टा आ गया, नारंगी आ गई, ये सब आ गए इसमें। इसके बाद अगली परिभाषा में लेता हूं, कितनी 18 परिभाषा हो चुकी हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको लिखना जरूर है, अपने नोट्स बनाते रहना है। उन्नीसवीं परिभाषा में ले रहा हूं किसकी, वाहक, या इसको रोग वाहक भी कहा जाता है, वेक्टर। क्या कहा जाता है इसको, वेक्टर, वाहक या रोग वाहक। देखिए एक चीज, ये मान लो मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी इसके बारे में, ये एक पौधा है और ये हमारे पास दूसरा पौधा है। क्या है, दूसरा पौधा। तो यहां से यहां पर रोग पहुंचता है, इसको हमने संचरण कहा था, इसको हमने क्या कहा था, ट्रांसमिशन, संचरण कहा था। अब देखिए
यहाँ से यहाँ रोग जो पहुंचा है वो बहुत सारे कारकों के द्वारा भेजा जा सकता है। जैसे हवा द्वारा भी रोग को भेजा जा सकता है, हवा द्वारा भी यहाँ से रोग का संचरण हो सकता है। लेकिन मैं क्या मान रहा हूं कि यहाँ पर कोई कीट है, यहाँ पर कोई कीट है, जैसे कि सफेद मक्खी की बात करेंगे हम। यहाँ से कोई कीट रोग को यहाँ तक ले जा रहा है या रोग के रोगजनक को यहाँ तक लेकर जा रहा है, इसी को कहा जाता है वाहक। इसी को ही कहा जाता है वाहक, कैरियर कह सकते हैं, वेक्टर कह सकते हैं, है ना। वाहक किसे कहेंगे कि एक संक्रमित पौधे से दूसरे जो स्वस्थ पौधा है, एक संक्रमित पौधे से दूसरे स्वस्थ पौधे तक रोग का या रोगजनक का स्थानांतरण करने वाले जो जीव या कीट होंगे उनको हम क्या कहेंगे, रोगजनक कहेंगे। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं, क्या है परिभाषा, वह प्राणी जो, क्या करना भी समझ में आ गई होगी ना, यहां से रोगजनक को कहां ले जाएगा, दूसरे पौधे पर या दूसरे स्वस्थ पौधे पर लेकर जाएगा। तो वह प्राणी जो रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, संचारित करता है, संचारित करता है, क्या कहलाएगा, वेक्टर या वाहक कहलाता है, या इसे रोग वाहक भी कहते हैं। जैसे कि सफेद मक्खी, जैसे कि सफेद मक्खी, सफेद मक्खी यहां पर कौन हो गई, यहां पर सफेद मक्खी काम करेगी वेक्टर का, किसका, वेक्टर का। ये क्या करती है, जो टमाटर का पर्णकुंचन वायरस होता है, एग्जाम्पल भी लिखेंगे हम, ये क्या है, क्या करती है सफेद मक्खी, टमाटर का पर्णकुंचन रोग का जो वायरस है, पर्णकुंचन वायरस को क्या करती है, स्थानांतरित या संचारित करती है। तो संचरण किसे कहते हैं कि एक रोगी पौधे से रोगजनक का किसी स्वस्थ पौधे पर पहुंचना, ये तो क्या कहलाता है, संचरण कहलाता है। और ऐसे कीट या ऐसे प्राणी जो इस रोगजनक का संचरण करते हैं उनको वेक्टर या रोग वाहक यानी कि वाहक कहा जाता है। जैसे कि सफेद मक्खी, ये क्या करता है, टमाटर का जो पर्णकुंचन वायरस है, यानी कि इसमें क्या होता है, टमाटर की पत्तियां, जो पर्णकुंचन का मतलब क्या है, टमाटर की पत्तियां मुड़ने लग जाएंगी, हम क्या कहेंगे, कुंचित होना, क्या कहेंगे, कुंचित होना। तो टमाटर का जो पर्णकुंचन रोग है वो किसके द्वारा होता है, पर्णकुंचन वायरस के द्वारा होता है। और इस वायरस को कौन संचारित करता है, इसको संचारित करता है सफेद मक्खी। कौन करती है, सफेद मक्खी। इसके बाद मैं 20वीं परिभाषा ले रहा हूं, पांडुरता। क्या है 20वीं परिभाषा, पांडुरता। पांडुरता को इटियोलेशन कहा जाता है, इटियोलेशन। क्या है पांडुरता, सिंपल सी परिभाषा, नाम भले ही टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है हमें, लेकिन परिभाषा बहुत सिंपल है। देखियो कैसी है भाई, देखना, जब हम किसी पौधे को छाया में रख देते हैं तो वो पीला पड़ने लग जाता है। जब हम किसी पौधे को छाया में रखा रहने देते हैं तो वो पौधा क्या पड़ जाता है, पीला। यानी कि प्रकाश की अनुपलब्धता में या अनुपस्थिति में, है ना, प्रकाश उस पौधे को नहीं मिल रहा है तो उसका पीला पड़ जाना, प्रकाश की अनुपस्थिति में पौधे का पीला पड़ जाना क्या कहलाएगा, पांडुरता, इटियोलेशन कहा जाता है। तो प्रकाश के अभाव या अंधकार, प्रकाश के अभाव में पौधे का पीला पड़ना क्या कहलाएगा, पांडुरता कहलाता है। प्रकाश की अनुपस्थिति में या अंधकार में, ऐसे कह सकते हैं, उस पौधे का क्या पड़ जाना, पीला पड़ जाना, इसी को हम कहते हैं पांडुरता। इसके बाद मैं अगली परिभाषा ले रहा हूं, कवकनाशी। कवकनाशी, कवक को अंग्रेजी में कहते हैं फंजाई, कवक को अंग्रेजी में कहते हैं फंजाई, और कवकनाशी को कहेंगे फंजिसाइड, फंजीसाइड। कवकनाशी क्या है, तो देखना नाम क्या है, कवकनाशी, यानी कवकों का नाश करने वाला, यानी कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो कवकों का नाश करते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो कवकों का नाश करते हैं। तो मैं परिभाषा दे सकता हूं, कोई भी पदार्थ या कोई भी रासायनिक पदार्थ, ये सिंपल सी परिभाषा है भाई, कोई भी रासायनिक पदार्थ जो, देखो अब दो काम कर सकता है, एक तो कवक को बढ़ने से भी रोक सकता है और कवक को नष्ट भी कर सकता है। तो कोई भी केमिकल पदार्थ ऐसा हो सकता है जो कवक के लिए विषैला हो, जो कवक के लिए क्या हो, विषैला हो, एवं एक तो पहली बात क्या हो गई कि कवक के लिए कैसा हो, विषैला हो, कैसा हो, विषैला, जहरीला हो, और कवक को मारने में, एवं कवक फंजाई को मारने में सक्षम हो,
क्या कहलाएगा, कवकनाशी कहलाता है। तो कोई भी रासायनिक पदार्थ जो कवक के लिए हानिकारक हो, कवक को मारे, तो उसको क्या कहेंगे हम, कवकनाशी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इसके याद करनी है भाई, बढ़िया, मैंकोजेब, एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या है, मैंकोजेब, मैंकोजेब। इसके बाद कार्बेंडाजिम, 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 और भी है थायरम, और इससे पहले हम एक और पढ़ चुके हैं, कार्बोक्सिन, कार्बोक्सिन। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, कवकनाशियों के, यानी कि कवकनाशियों का, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कवकों का नाश करने वाले। देखिए एक बार दोबारा बताता हूं, वाहक क्या है, जो रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करता है, यानी कि ट्रांसमिशन करता है, उसे हम वेक्टर कहते हैं, जैसे कि सफेद मक्खी। इसके बाद है पांडुरता, प्रकाश की अनुपस्थिति में या अंधकार में किसी पौधे का पीला पड़ जाना क्या कहलाता है, पांडुरता कहलाता है। कवकनाशी क्या है, कोई भी रासायनिक पदार्थ जो कवक के लिए नुकसानदायी हो, हानिकारक हो, उसे मारने की शक्ति रखता हो, कवकनाशी कहलाता है। जैसे मैंकोजेब है, थायरम आया, कार्बोक्सिन आया, कार्बेंडाजिम आया, ये सब क्या है, कवकनाशी है। इसके बाद आता है, अगली परिभाषा आ रही है सर्वांगी, क्या आ रही है, सर्वांगी, और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसको कहते हैं सिस्टेमिक, इसको क्या कहा जाता है, इसको सिस्टेमिक कहा जाता है, सर्वांगी। देखिए सर्वांगी क्या है, जैसे कि मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, सर्वांगी रोगजनक भी हो सकता है, सर्वांगी कोई कवकनाशी जीवाणुनाशी भी हो सकता है, जो संपूर्ण शरीर में फैल जाए, यानी कि जब इसमें संक्रमण हुआ किसी रोग, वायरस का या जीवाणु का किसी का भी, तो यहाँ पर जैसे ही इन्फेक्शन होगा तो ये पूरी बॉडी में फैल जाएगा, जैसे ही इन्फेक्शन होगा तो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। बस इसी क्रिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी क्रिया को सर्वांगी। यानी कि कवकनाशी कैसे हो सकते हैं, सर्वांगी। तो मैं परिभाषा क्या दूंगा, ऐसे रसायन या रोगजनक, ऐसे रसायन या रोगजनक, ये रसायन भी हो सकते हैं जो पूरी बॉडी में फैलेंगे, और ये रोगजनक भी हो सकते हैं जो भी पूरी बॉडी को इन्फेक्टेड करेंगे। तो ऐसे रोगजनक या रसायन जो पौधे के अंदर ही अंदर कहाँ फैल जाएंगे, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो उसका राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है क्योंकि जल्दी जल्दी में लिखना पड़ता है, नहीं तो वीडियो भी क्या हो सकता है 30-30, 40-40 मिनट तक पहुंच सकता है। तो सर्वांगी किसे कहेंगे, ये रसायन भी हो सकते हैं, ये रोगजनक भी हो सकते हैं, जो पौधे के अंदर ही अंदर पूरे शरीर में फैल जाते हैं। देखो रोग अगर पूरे पौधे में लग रहा है, मतलब यहाँ पर पहले इन्फेक्शन हुआ उसके बाद पूरे पौधे में फैला, तो ये कैसा रोगजनक था, ये सर्वांगी रोगजनक था। इसी प्रकार जब हम इस पर कोई दवाई छिड़केंगे तो वो दवाई भी जो पूरे पौधा है उसमें फैल जाएगा। तो यानी कि ये जो रोगजनक और रसायन थे वो कैसे थे, सर्वांगी थे। 22 परिभाषाएं हो चुकी हैं, 3 परिभाषाएं अभी भी शेष हैं, स्क्रीनशॉट जल्दी से लें, अगली परिभाषाओं की तरफ चलते हैं। चलिए 22 परिभाषाएं हो चुकी हैं, 3 परिभाषाएं और शेष हैं, उसके बाद ये वीडियो बंद हो जाएगा, रोक दिया जाएगा। अगला वीडियो भी बहुत जल्द शूट करेंगे। 23वां है हमारे पास प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक। क्या है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। देखिए एंटीबायोटिक क्या होता है, ये सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त किया जाता है। ध्यान तो सुनना मेरी बात को। एंटीबायोटिक क्या है, ये दवाई गोली में हम देखो जो जीवाणु से संबंधित रोग होते हैं, यानी जीवाणुओं के द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं उनके इलाज के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। ध्यान से सुनना इस बात को। एंटीबायोटिक केवल जीवाणु जनित रोगों पर ही काम करता है, वायरस जनित रोगों पर नहीं करता। कल भी क्वेश्चन दिया था मैंने टेस्ट में, बच्चे गच्चा खा गए थे। यहाँ पर बच्चों ने बहुत सारी गलती कर दी इसमें। जीवाणु जो हैं उनसे ही जीवाणु जनित रोग होंगे उन पर ही एंटीबायोटिक असर करती है। किस पर, केवल और केवल जीवाणु जनित रोगों पर। तो प्रतिजैविक क्या है, एक सूक्ष्म जीव द्वारा, अब देखिए सूक्ष्म जीवों से ही ये पदार्थ प्राप्त होता है और सूक्ष्म जीवों को ही मारता है। ध्यान से सुनना बात को, किसी दूसरी चीज से नहीं ली। जैसे कि पेनिसिलियम नोटेटम जो कवक है उससे पेनिसिलिन प्राप्त की थी, याद होगा इतना तो। पेनिसिलियम नोटेटम जो कवक था उससे पेनिसिलिन प्राप्त की थी, और पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक था, ये याद होगा तुम्हें।
11th में या 9th में पढ़ा होगा इसके बारे में। जो पेनिसिलिन थी वो प्रथम एंटीबायोटिक थी जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। जिसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो ये क्या है? सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त होता है और उनको ही मारने का काम करता है। तो ये क्या है? एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ, एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ जो अब ये क्या करने वाला है? खुद को ही, यानी खुद सूक्ष्म जीवों को ही मारने वाला है। जो दूसरे सूक्ष्म जीवों को क्या करने का काम करता है? नष्ट करने के लिए काम करता है, या सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, या सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक होता है। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। और एग्जाम्पल क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, एक और चीज लिख देना, इसको कहां से प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलियम नोटिटम कवक से। और थोड़ी सी नॉलेज एक और ले लीजिए, किसने बनाया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन जो है उस एंटीबायोटिक की खोज की, किससे की? तो पेनिसिलियम नोटिटम नामक कवक से। ध्यान देना, कवक से प्राप्त किया गया है, यानी कि सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त हो रहा है और दूसरे सूक्ष्म जीवों को मारने का भी काम कर रहा है ना। इन्होंने क्या किया था? एक पेट्री डिश थी, उसमें इन जीवाणुओं को इन्होंने, इस कवक को उगाया हुआ था और धीरे धीरे देखा संख्या बढ़ रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ? धीरे धीरे संख्या कम होने लगी। वहीं से पता चला यहाँ पर, और नाम दे दिया किसके कारण? पेनिसिलिन नोटिटम कवक से खोज करने के कारण इसका नाम दिया गया पेनिसिलिन। क्या नाम दिया गया? पेनिसिलिन। तो ये होता है हमारा एंटीबायोटिक। इसके बाद 23 परिभाषा हो चुकी हैं। 2 परिभाषाएं और बचती हैं, वो क्या है? सबसे पहले लेता हूं मैं जीवन चक्र। जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। जीवन चक्र क्या है? लाइफ साइकिल क्या है? तो देखिए, किसी भी पादप या सूक्ष्म जीव की जन्म से लेकर जो मृत्यु तक की अवधि होती है, कोई भी पादप हो सकता है, सूक्ष्म जीव हो सकता है, रोगजनक हो सकता है, हमारी भी जो जीवन अवधि है या जीवन चक्र है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक के लिए। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि या समयावधि को क्या कहते हैं? हम जीवन चक्र कहते हैं। और जीवन चक्र हर एक प्राणी का फिक्स होता है। जैसे बरगद का पेड़ 300-400 सालों तक जीता है। मानव की बात क्या करें भाई? एवरेज 100 हुआ करता था, लेकिन आजकल 80-85 के आसपास रह गया है ना। इसी प्रकार जो मक्खी है वो भी बहुत कम जीवन काल होता है, मच्छर का जीवन काल भी बहुत कम होता है। तो ये जीवन काल क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक का है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो अवधि होगी या समयावधि होगी उसे हम जीवन चक्र कहते हैं। और लास्ट परिभाषा जो आ रही है वो आ रही है किसकी? फाइलोडी। जो 25वीं परिभाषा है वो क्या है? फाइलोडी। ये बहुत सिंपल है। देखो, नाम भले ही कुछ भी हो, फाइलोडी नाम समझ में नहीं आ रहा। इसमें क्या होता है? जो किसी पुष्प के या किसी पौधे के जो पुष्पीय भाग होते हैं, किसी पौधे के जो पुष्पीय भाग होते हैं वो पत्ती जैसी संरचनाओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि पौधे के पुष्पीय भागों का पत्ती जैसी संरचना में बदलना। देखा होगा आपने कि जो आम होता है वहां पर जो फूल जैसी संरचना बनती है वो पत्ती जैसी संरचना में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको फाइलोडी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? फाइलोडी कहेंगे। जैसे कि तिल का फाइलोडी रोग, तिल्ली में भी ऐसा होता है, तिल का फाइलोडी रोग। तो फाइलोडी क्या है? फाइलोडी से समझ गए होंगे मतलब क्या है। फाइलोडी का मतलब है कोई पुष्प जो भाग है, पुष्प जैसी संरचना है, वो अचानक से किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? पत्ती जैसी संरचना में, हरे रंग की संरचनाओं में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इस रोग को कहा जाता है फाइलोडी। तो दोस्तों, ये थी हमारी 25 की 25 परिभाषाएं। और मेरे ख्याल से अगर मेरा लेक्चर बढ़िया ध्यान से देखा है और सुना है तो यहाँ पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको बिल्कुल याद हुआ होगा, है ना, बिल्कुल याद हुआ होगा। और ये 25 हमारी जो परिभाषाएं थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अगला लेक्चर जो है वो कल शूट किया जाएगा। तब तक ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।